तो स्वागत है आप सबका आपके इस यूट्यूब चैनल कटिंग चाय में। इस चैनल के माध्यम से हम आपके सामने रखते हैं अमर उजाला न्यूज़ की थ्रू आउट एनालिसिस, जिसमें कि हम आपके सामने अमर उजाला फ्रंट पेज की खबरें, खेल जगत की कुछ खबरें, कारोबार जगत की कुछ खबरें और देश विदेश की कुछ खबरें, और जिसमें कि हमारा मुख्य विषय रहता है द एडिटोरियल एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमारी पहली जो खबर जो बनी है वह है जो कानून मंत्री हैं किरेन रिजिजू, उन्होंने कहा है कि न्यायपालिका को विपक्ष की भूमिका के लिए एक तरह से बाध्य नहीं किया जा सकता है और भारतीय जो न्यायपालिका है वह स्वतंत्र है और इसे विपक्षी दल की भूमिका निभाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है और कोई भी राजनीतिक दल या न्यायपालिका पर सवाल नहीं उठा सकता है। न्यायपालिका के फैसलों का सम्मान किया जाना चाहिए और यह जनादेश है और सख्त कानूनों की आवश्यकता उन्होंने बताई है और सोची समझी रणनीति के तहत देश के अंदर और बाहर से दुनिया को यह बताने की कोशिश की जा रही है कि भारत में न्यायपालिका और लोकतंत्र संकट में है। यह गैंग देश की छवि खराब करने के लिए जानबूझकर ऐसा कर रहा है। भारत के लोग इस गैंग को मुंह तोड़ जवाब देंगे। टुकड़े टुकड़े गैंग समझ ले कि देश पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में समग्र कायाकल्प के सफ़र पर निकल पड़ा है। तो इस प्रकार की बात जो हमारे कानून मंत्री हैं किरेन रिजिजू, उन्होंने ये बात कही है। वहीं इसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट खबर की तरफ, जो कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि भू उपयोग एक तरह से परिवर्तन पर स्टाम्प ड्यूटी एक तरह से ख़त्म होने जा रही है। तो यानी कि भूमि का जो उपयोग है, अगर लैंड ट्रांसफ़र हम करते हैं तो उस पे जो स्टैम्प ड्यूटी लगती थी उसे ख़त्म किया जाना तय हुआ है। तो ग्रामीण इलाकों में कृषि भूमि के आवासीय, व्यावसायिक और औद्योगिक उपयोग के लिए भू उपयोग परिवर्तन कराने पर लगने वाली 1% स्टाम्प ड्यूटी समाप्त करने की तैयारी है। राजस्व विभाग ने शासन को इसका प्रस्ताव भेजा है। कैबिनेट से प्रस्ताव को मंजूरी मिली तो वैश्विक निवेशक सम्मेलन के जरिए यूपी में निवेश करार करने वाले निवेशकों को बड़ी राहत इससे मिलने वाली है। वहीं इसके बाद हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट खबर की तरफ। हमारी नेक्स्ट खबर में जो हमारी सबसे बड़ी खबर जो बन रही है वो है कि सहारनपुर शामली रेल मार्ग पर एक तरह से 12 घंटे का ब्लॉक लिया गया है, जिसमें कि यात्री परेशान जिससे कि होने निश्चित ही तय हैं। तो टपरी मनानी के बीच एक तरह से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के पुल पर गार्डर रखे जाने के कारण तो सहारनपुर शामली रेल मार्ग पर रविवार को 12 घंटे का ब्लॉक लिया गया। इसके चलते दिन में सहारनपुर से वाया शामली दिल्ली जाने वाले करीब 10,000 यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। तो वहीं चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट खबर की तरफ। हमारी नेक्स्ट खबर में जेल अधीक्षक जेलर और वार्डन 3 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। तो चित्रकूट जेल प्रकरण की ये बात है, जिसमें कि विधायक अब्बास से निखत को नियम विरुद्ध एक तरह से मिलाने का जो मामला एक तरह से संज्ञान में आया है, जिसमें कि जिला जेल प्रकरण में निलंबित एक तरह से जो जेल अधीक्षक हैं, जेलर हैं और चर्चित वार्डर हैं को जांच टीम ने रविवार को गिरफ्तार कर लिया है और सोमवार को तीनों को लखनऊ भेजा जाएगा। और जिला जेल में विधायक अब्बास अंसारी से उसकी पत्नी निखत बानो की नियम विरुद्ध मुलाकात के मामले की एसटीएफ व एसआईटी जांच कर रहे हैं। और जेल अधीक्षक अशोक सागर, जेलर संतोष कुमार, वार्डन एक तरह से जगमोहन के अलावा विधायक अब्बास और निखत समेत 8 लोगों के खिलाफ जेल से भागने की साजिश, मिलन के बदले महंगे गिफ्ट व नकदी लेने, फ़ोन से रंगदारी मांगने, विदेशी मुद्रा की बरामदगी की धाराओं के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है, जिसमें कि अब तक 8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं हमारी जो नेक्स्ट खबर आ रही है फ्रंट पेज की तरफ से वह है 8 साल में दोगुनी एक तरह से हमारी जो भारत की आय है, प्रति व्यक्ति आय है, वह दोगुनी हुई है। तो एनएसओ के यह आंकड़े हैं। कोरोना महामारी का प्रभाव कम होने के साथ ही 2021-22 और 2022-23 में इस तेज़ी देखने को मिली है, जिसमें कि 1.72 लाख रुपए पहुंच सकती है प्रति व्यक्ति आय
और 86,647 रुपये थी 2014-15 में। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं। वहीं इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट खबर फ्रंट पेज की तरफ से आ रही है वह है समुद्र में एक तरह से भारतीय नौसेना की ताकत एक तरह से बढ़ी है। तो नौसेना ने ब्रह्मोस का एक तरह से सफल परीक्षण किया है। ब्रह्मोस मिसाइल जो है तो यह 2.8 मैक की रफ्तार से एक तरह से इसकी स्पीड है और अरब सागर में इससे निशाना साधा गया है और आवाज़ की गति से करीब 3 गुना इसकी जो अधिक हम कह सकते हैं रफ्तार है और 3,000 किलो तक वजन है जिसका। तो 4 श्रेणियों में एक तरह से ब्रह्मोस का विकास किया गया है और पनडुब्बियों जहाज़ों विमानों के साथ इसे ज़मीन से भी दागा जा सकता है। तो निश्चित ही यह भारतीय नौसेना का एक अहम हिस्सा होने ब्रह्मोस जो मिसाइल है अहम हिस्सा होने जा रही है। मैं इसके बाद हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट जो अंतर्राष्ट्रीय खबर है उसकी तरफ। तो हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय खबर जो हमारी है उससे पहले हम अपनी खेल जगत की खबर की तरफ चलते हैं। तो जहाँ से एक तरह से जो सानिया मिर्ज़ा हैं उन्होंने हम कह सकते हैं जो कि भारत की पूर्व महान टेनिस खिलाड़ी रही हैं। सानिया मिर्ज़ा ने जिस हैदराबाद से टेनिस करियर की शुरुआत की वहीं अपना विदाई मैच खेलकर करियर का समापन नम आँखों के साथ किया है। और हैदराबाद की सानिया ने रविवार को लाल बहादुर स्टेडियम में प्रदर्शनी मुकाबले में हिस्सा लिया और 20 साल तक सानिया भारत के लिए खेली हैं और 6 ग्रैंड स्लैम युगल खिताब सानिया मिर्ज़ा ने जीते हैं और दिग्गज भी पहुँचे हैं उनके इस विदाई मैच में। तो इससे बेहतर विदाई की उम्मीद उन्होंने नहीं जताई है। देश के लिए 20 साल मेरे तक खेलना मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है। ये खुशी के आंसू हैं। मैं इससे बेहतर विदाई की उम्मीद नहीं कर सकती थी। आने के लिए शुक्रिया। तो इस प्रकार की बात जो सानिया मिर्ज़ा हैं उन्होंने कही है। वहीं जो हमारी नेक्स्ट खेल जगत की तरफ से खबर आ रही है वह है चीन के लियांग येंग ने एक तरह से एकल खिताब जीता है। तो टेबल टेनिस में यह खिताब उन्होंने अपने नाम किया है। तो खिलाड़ियों के साथ केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी हम एक साथ उन्हें देख सकते हैं। वहीं इसके बाद हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट खबर की तरफ। नेक्स्ट खबर में शेफाली मैग एक तरह से जो महिला T20 एक तरह से हम कह सकते हैं महिला IPL जो चल रहा है तो उसमें शेफाली मैग की जो शतकीय साझेदारी से एक तरह से दिल्ली की जीत का एक तरह से तारा चमका है। तो 84 रन बनाए हैं 45 गेंदों पर शेफाली ने जिसमें 10 चौके और 4 छक्के लगाए हैं। तो मैग लेनिंग दिल्ली कैपिटल्स कप्तान तो बहुत अच्छा माहौल है। उन्होंने कहा है कि जीत से शुरुआत करने की खुशी है। शेफाली ने गजब की पारी खेली है। हमें पता था कि हमने अच्छा स्कोर बनाया पर विकेट पर अच्छी गेंदबाजी करें तो परिणाम बेहतर मिलेगा और वही दुआ है। तो इस प्रकार की बात उन्होंने कही है। वहीं जो नेक्स्ट खबर हमारी खेल जगत की तरफ से आ रही है वह है विश्व चैम्पियनशिप के कारण जो छोटे होते जा रहे हैं टेस्ट मैच। तो 8 घरेलू टेस्ट में से 6 मैच पाकिस्तान के 2019 के बाद 5 दिन तक हुए थे। तो 5 की जगह में एक तरह से 2-3 दिन में ख़त्म हो रहे हैं मुकाबले। वहीं इसके बाद हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट खबर की तरफ जो कि खेल जगत की तरफ से ही है। तो मबाप्पे जो हैं फुटबॉल एक तरह से खिलाड़ी हैं फुटबॉलर हैं। तो PSG के सर्वाधिक गोल करने वाले फुटबॉलर बन गए हैं। तो 247वें मैच में उन्होंने 201 गोल किया है। तो 200 गोल के उरुग्वे के स्ट्राइकर एक तरह से एंडरसन कवानी के रिकॉर्ड को मबाप्पे ने तोड़ा है। तो इस प्रकार से PSG के सर्वाधिक गोल करने वाले फुटबॉलर मबाप्पे बन गए हैं। और इसके बाद हम चलते हैं हमारी जो कारोबार जगत की खबर है उसकी तरफ। कारोबार जगत की खबर में जो हमारी पहली खबर बन रही है वह है तो नई कर व्यवस्था में एक तरह से आयकर दाता 5 तरीक़ों से अपने जो टैक्स है उसे कैसे बचा सकते हैं। तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे।
तो 5 तरीके कौन से हैं, जिसमें कि पहला तरीका है ईपीएफ में हिस्सेदारी। ईपीएफ, अगर आपका नियोक्ता कर्मचारी भविष्य निधि, एक तरह से ईपीएफ में आमतौर पर बेसिक वेतन के 12% के बराबर योगदान रहता है, तो इस पर नई कर व्यवस्था में भी छूट मिलती है। इसके लिए ज़रूरी है कि नियोक्ता की ओर से आपको मिलने वाला सालाना सेवानिवृत्ति लाभ 7.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। वहीं जो दूसरा तरीका है वो है किराए से कमाई पर स्टैंडर्ड डिडक्शन। अगर आपने कोई संपत्ति किराए पर दे रखी है तो आप उसके सालाना मूल्य पर 30% के हिसाब से स्टैंडर्ड डिडक्शन के लाभ का दावा कर सकते हैं। वहीं जो तीसरा एक तरह से जो तरीका है वो है एनपीएस में नियोक्ता योगदान। नई कर व्यवस्था में केंद्रीय राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस में 1.50 लाख रुपए तक के निवेश पर आयकर कानून की धारा 80C के तहत कोई छूट नहीं मिलती है, लेकिन इसमें नियोक्ता के योगदान पर 80CCD के तहत छूट मिलती है। यह लाभ कर्मचारी के बेसिक वेतन और महंगाई भत्ते के अधिकतम 10% तक के योगदान पर ही मिलता है। वहीं जो चौथी एक तरह से तरीका है जीवन बीमा की परिपक्वता राशि। जीवन बीमा पॉलिसी की परिपक्वता राशि पर भी कर लाभ उठा सकते हैं। 2023 के बजट में भी पारंपरिक गैर यूलिप पॉलिसी पर भी एक सीमा लगाई गई है। वहीं इसके बाद जो पांचवी जो बात है वह है तरीका है परिपक्वता राशि पर कोई कर नहीं है। तो पुरानी कर व्यवस्था में पब्लिक प्रोविडेंट फंड या सुकन्या समृद्धि योजना में किए गए 1.50 लाख रुपए तक के निवेश पर कर लाभ मिलता है। वहीं हमारी जो नेक्स्ट खबर आ रही है वह है भारत का जो रूस से कच्चे तेल का आयात रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है और 16 लाख बैरल प्रति दिन यह आयात पहुंचा है, जिसका हिस्सा बढ़कर 35% तक पहुंच गया है और इराक सऊदी के संयुक्त आयात से भी अधिक यह पहुंच गया है। वहीं इसके बाद हम चलते हैं कारोबार जगत की दूसरी खबर की तरफ। तो शेयर बाज़ार में अब भी निवेश के अवसर बने हुए हैं और 57% उतार तक चढ़ चुके हैं अदानी समूह के शेयर पिछले सप्ताह में, और उतार चढ़ाव के बाद भी रिटर्न इसमें मिलने की संभावना जताई जा रही है। तो उतार चढ़ाव से घबराने वाले निवेशकों के लिए फिक्स्ड आय वाले साधनों में पैसा लगाना बेहतर एक ऑप्शन हो सकता है और बाज़ार में दिख रहा है स्थिरता का रुझान। तो निश्चित ही एफआईआई की एक जिसमें कि वापसी भी हुई है और फेडरल रिजर्व पर भी नज़र बनी हुई है और निफ्टी में बनी रह सकती है सकारात्मकता। तो तकनीकी तौर पर निफ्टी ने शॉर्ट कवरिंग बाउंस में अपने 200 दिवसीय मूविंग एवरेज को फिर से हासिल कर लिया है। अगर निफ्टी अपनी शुरुआती बढ़त बनाए रखता है तो आगे भी इसकी सकारात्मक गति जारी रह सकती है। वहीं इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट खबर आ रही है वह है प्लाईवुड उद्योग पर एक तरह से संकट जो गहराता जा रहा है, जिससे कि 400 फैक्ट्रियां प्रभावित हुई हैं। तो केरल के बाद चेन्नई नेपाल से आने वाली प्लाई ने यमुनानगर में चल रही उत्तर भारत की प्लाईवुड उद्योग की कमर तोड़ दी है। केरल और नेपाल की प्लाई की तुलना में दाम अधिक होने के कारण यहाँ की प्लाईवुड की मांग गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश व कर्नाटक के साथ दक्षिण भारत के कई राज्यों में एक तरह से घटने लगी है और 60% तक यह प्लाईवुड की मांग घटी है, जिसमें 10 रुपये प्रति वर्ग फुट कम दाम पर नेपाल और केरल से आपूर्ति हो रही है। तो अधिक माल भाड़ा भी जिसमें समस्या है। तो निश्चित ही हम कह सकते हैं कि प्लाईवुड उद्योग पर एक तरह से संकट गहरा रहा है। वहीं इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। खतरनाक तरीके से एक तरह से हिंदू विकास दर के करीब है भारत और जीडीपी में गिरावट चिंताजनक है। और यह बात पूर्व गवर्नर एक तरह से रघुराम राजन रिजर्व बैंक के जो गवर्नर रहे हैं उन्होंने कही है। और मुख्य सवाल यह है कि 2023-24 में भारत का विकास कैसा रहेगा। अगर हम 5% की वृद्धि की दर हासिल करते हैं तो हम भाग्यशाली होंगे। अक्टूबर-दिसंबर के नवीनतम आंकड़ों की वर्ष की पहली छमाही में प्रमुख आंकड़ों से धीमी वृद्धि का संकेत देते हैं। तो इस प्रकार की बात रघुराम राजन ने कही है। मैं इसके बाद हम चलते हैं हमारी देश विदेश की खबर की तरफ। जैसे कि आपको पता ही है
समुद्र के बीच पहली बार INS विक्रांत पर एक तरह से नौसेना कमांडरों की बैठक हुई है, जिसमें कि रक्षा मंत्री बैठक को संबोधित भी करेंगे। तो भारत का जो एक तरह से पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर पहली बार एक तरह से नौसेना के कमांडरों का सम्मेलन होगा, और सोमवार को सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को रक्षा मंत्री एक तरह से राजनाथ सिंह संबोधित करने जा रहे हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं हमारी जो नेक्स्ट खबर है उसकी तरफ। रूस और यूक्रेन संकट में भारत ने अहम भूमिका निभाई है, यह बात अमेरिका ने कही है। रूस से भारत के तेल खरीदने पर बोला है कि हर देश लेता है अपना निर्णय। तो रूस के साथ भारत के संबंधों और रूस से तेल खरीदने पर अमेरिका ने कहा है प्रत्येक देश अपना निर्णय लेता है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा है कि यूक्रेन विवाद सहित हालिया अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में नई दिल्ली ने अहम भूमिका निभाई है। तो इस प्रकार की बात देखने को मिली है। वहीं हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट खबर की तरफ। पाकिस्तान जा रहा ड्रग्स से एक तरह से मिलने वाला जो पैसा है आतंक फैलाने में एक हम कह सकते हैं वो इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि जो ड्रग्स के द्वारा जो पैसा कमाया जा रहा है वो पाकिस्तान भेजा जा रहा है। तो आतंक फैलाने में जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है, तो जम्मू कश्मीर के DGP दिलबाग ने इसका खुलासा किया है, और इससे निपटने के लिए मिलकर काम करने की एक तरह से जो एजेंसियाँ काम कर रही हैं, तो उसकी दिलबाग ने कहा है कि अब नशे के साथ हथियारों की खेप आती है, और ड्रग्स का इस्तेमाल नशा तस्कर पैसा कमाने और हथियारों का इस्तेमाल आतंकी कर रहे हैं, और ड्रग्स का पैसा पाकिस्तान जा रहा है। इस तरह नशा तस्करी के जरिए भी जमा होने वाला पैसा आतंकी गतिविधियों में लगाया जा रहा है। वहीं इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट खबर आ रही है वह है तमिलनाडु में हिंसा का डर एक तरह से बिहारी मजदूरों का, जिससे कि पलायन भी होना निरंतर जारी है। तो राज्यपाल जो वहाँ के हैं तो रवि, तो उन्होंने कहा है कि डरे नहीं, यहाँ के लोग मिलनसार हैं, तो सरकार में हिम्मत है तो मुझे हाथ लगाकर दिखाएं। इस प्रकार की बात अन्नामलाई ने कही है। और तमिलनाडु के बिहारी मजदूरों से कथित मारपीट की वीडियो वायरल होने के बाद एक तरह से श्रमिकों का पलायन निरंतर जारी है, और हालांकि होली के पर्व पर भी बड़ी संख्या में मजदूर बिहार आ रहे हैं। तो उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट हमारी खबर की तरफ। 1 साल के कनव को एक तरह से 17.5 करोड़ का टीका एक तरह से लगा है, या हम कह सकते हैं कि लगने की उसे चाहिए। और अगर आप भी इसमें मदद करना चाहते हैं तो एक तरह से वो जो कनव है वह MSSMA नामक जानलेवा बीमारी से पीड़ित है, और 2 साल तक की उम्र तक ही इलाज इसका संभव है। तो कनव जांगड़ा जिसका नाम है, तो अब धीरे धीरे कनव के पैर साथ नहीं दे रहे हैं। तो आर्थिक मदद का एक तरह से ये डाटा भी दिया गया है RBL बैंक का। तो खाते का नाम कनव जांगड़ा है, और इसका एक तरह से UPI ID भी इसकी दी गई है। तो 17.5 करोड़ रुपए का यह टीका लगेगा, जिससे कि कनव जांगड़ा के एक तरह से स्वस्थ होने की उम्मीद की जा सकती है। तो उसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट खबर की तरफ। दुनिया के मात्र 20% देशों में है यौन शिक्षा पर कानून, यानी कि जो यौन शिक्षा है उस पर एक तरह से कानून जो हम कह सकते हैं 20% देशों में ही है। और विश्वसनीय जानकारी एक तरह से युवा मांग रहे हैं, और सीखने की प्रक्रिया में प्रभावी ढंग से युवाओं को शामिल करने और उनकी ज़रूरतों को पूरी श्रृंखला का जवाब देने के लिए एक संतुलित और व्यापक दृष्टिकोण की ज़रूरत है। और रिपोर्ट में 50 देशों के प्रोफाइल मैपिंग से पता चलता है कि कई देश अपनी शिक्षा योजनाओं का विजन में यौन शिक्षा के महत्व को समझते हैं, लेकिन उनके विधायी और नीतिगत ढांचे में अंतर बना हुआ है। तो 95% देश देते हैं HIV के बारे में जानकारी, जबकि कुछ जिसमें कि हमने बताया है कि 20% देशों में ही एक तरह से हम कह सकते हैं यौन शिक्षा पर कानून जो कि है। और इसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एडिटोरियल एनालिसिस की तरफ। तो एडिटोरियल एनालिसिस में जिसमें कि हमारे पहले ही जो
एनालिसिस है वह महिला एक तरह से आईपीएल की तरफ, एक तरह से प्रीमियर लीग की तरफ, इंडियन प्रीमियर लीग की तरफ ये है। आईपीएल की शुरुआत जैसे कि हुई है तो उसी के ऊपर यह लेख लिखा गया है, जिसमें कि हेडलाइन दी गई है महिला क्रिकेट का नया दौर। तो आईपीएल के 1.5 एक तरह से दशक बाद WPL महिला प्रीमियर लीग के आगाज़ से भारतीय महिला क्रिकेट की तस्वीर बदल जाने की उम्मीद तो है ही। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से ठीक पहले मुंबई में हुई इसकी शुरुआत असंख्य लड़कियों को भी प्रेरित करेगी। भारतीय महिला क्रिकेट में प्रतिभाएं भी हैं और उनका प्रदर्शन भी दिखता रहा है, पर बड़ी वैश्विक उपलब्धियां भी हमारे खाते में नहीं हैं। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट का दबदबा बना हुआ है और WPL की 5 टीमों में से 3 में एक तरह से होने की क्रिकेटर मैग लैनिंग, एलिसा हिली और वेथ मूनी कप्तान बनी हैं। तो इसका श्रेय WBBL या बिग बैश लीग को जाता है। 5 टीमों में जो 87 महिला क्रिकेटर हैं उनमें रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की कप्तान स्मृति मंधाना पर सर्वाधिक 3.4 करोड़ रुपए का दांव लगाया गया है। तो यूपी वॉरियर्स की उप कप्तान दीप्ति शर्मा दूसरी सबसे महंगी खिलाड़ी हैं। वहीं WPL जैसा मैच संघर्ष करती महिला क्रिकेटरों के लिए कितना ज़रूरी है, इसका पता कुछ खिलाड़ियों के चयन से भी चलता है। जैसे शोपिया की जासिया अख्तर के सामने मौसम की चुनौती तो थी ही, क्योंकि उनके यहाँ 6 महीने बर्फबारी और 2 महीने बारिश होती है। तो इस पर क्रिकेट एक तरह से खेलने पर आतंकियों ने उन्हें पीटा भी था, पर आज वह दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा हैं और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की पूनम खेमनार को क्रिकेट खेलने पर परिवार का विरोध झेलना पड़ा था। तो यूपी वॉरियर्स के ऑलराउंडर देविका वैद ने कोविड में मां को खोने के बाद खेल छोड़ देने के बारे में सोचा था। ऐसे ही WPL की सबसे युवा खिलाड़ी वह मुंबई इंडियंस का हिस्सा बनी। सोनम यादव एक फैक्ट्री मजदूर की एक तरह से बेटी हैं और आईपीएल ने न केवल देश की नाम जगहों के अनेक क्रिकेटरों को मौका दिया है, बल्कि विदेशी खिलाड़ियों के साथ रहने और खेलने से उन्हें और उनके खेल को नज़दीक से देखने जानने का मौका भी दिया गया है। तो ठीक है, ऐसी ही उम्मीद WPL से भी की जा रही है। PV सिंधु, विनेश फोगाट, मनिका बत्रा, निकहत जरीन जैसों ने पहले ही लड़कियों को खेलने के लिए प्रेरित किया है और अब घर के लोग बेटियों को भी खेल में जाने देने लगे हैं। ऐसे में WPL की शुरुआत क्रिकेट में रुचि लेने वाली देश की असंख्य लड़कियों को हौसला एक तरह से देगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं महिला क्रिकेट का नया दौर है। तो इसके बाद हम चलते हैं, जो नेक्स्ट हमारी एडिटोरियल एनालिसिस है वो लिखी गई है एक तरह से अनिल प्रकाश जोशी के द्वारा, जो कि एक पर्यावरणविद हैं। तो पर्यावरणविद हैं, एक तरह से एनवायरमेंटलिस्ट हैं। तो हम कह सकते हैं कि उन्होंने लिखी है जो ये एडिटोरियल एनालिसिस वो वन अग्नि के घटनाएं जो निरंतर बढ़ रही हैं, जो जंगलों में एक तरह से जो आग लगने की घटनाएं हम कह सकते हैं जो निरंतर बढ़ रही हैं, तो उसी के ऊपर उन्होंने एक एनालिसिस लिखने का, एक तरह से लेख लिखने का प्रयास किया है। तो अनिल प्रकाश जोशी कहते हैं कि परिस्थितिकी के बदले हालात आने वाले समय में प्रचंड गर्मी का संकेत दे रहे हैं, क्योंकि फरवरी से ही धरती तपने लगी है। जाहिर है गर्मी की है मार वनों को फिर से झुलसाएगी। इस बार मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि शीतकालीन वर्षा ने मुंह मोड़ लिया था, जो वनों की मिट्टी में नमी बनाए रखती है और सतही तापक्रम को कम रखकर सरफेस फायर को बढ़ने नहीं देती है। आने वाले समय में मात्र जल संकट ही नहीं बढ़ेगा, बल्कि इसका असर बड़े वनों की आग से होते हुए गाढ़ गधेरों के पानी पर भी पड़ने वाला है। बढ़ती गर्मी के कारण पतझड़ में पत्ते ज़्यादा झड़ते हैं, जो आग का बड़ा कारण बन जाते हैं। और यह संकेत मात्र अपने देश के लिए ही नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका असर दिखाई देना शुरू हो चुका है। अब तक चिली में एक तरह से हम कह सकते हैं 14,000 हेक्टेयर भूमि में आग लगी है, ने आतंक मचा रखा है और करीब 151 स्थानों पर यह घटना घटी है
और इसके कारण 140 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं भी चलने लगी हैं, जो सरफेस फायर की कैनोपी फायर में बदल देती है और इससे बहुत बड़ा इलाका आग की चपेट में आ जाता है। वहाँ 13 लोगों की मौत हुई है और आग बुझाने वाले एक हेलीकॉप्टर को भी वनाग्नि ने एक तरह से जो जंगल में आग लग रही है उसने लील लिया है। तो उत्तराखंड में अभी तक करीब 61 जगहों से आग लगने की खबरें आ चुकी हैं और अभी तक करीब 62 हेक्टेयर भूमि आग की चपेट में आ गई है। पिछले वर्ष 3416 हेक्टेयर वन भूमि में आग लगी थी। ये शुरुआती संकेत हैं, तो जाहिर है कि आगामी प्रचंड गर्मी में ऐसी घटनाएं और बढ़ सकती हैं। दुनिया के में तापक्रम के कारण होने वाले बड़े पारिस्थितिकी बदलाव की ऐसी घटनाओं को बढ़ा रहे हैं। वनों के लिए सुरक्षित माने जाने वाले तिब्बत पर भी आने वाले समय में अमेजन वनों के विनाश का असर पड़ने वाला है। अमेजन के वन तिब्बत से करीब 15,000 किलोमीटर दूर हैं, लेकिन देश व वन चाहे अलग हों, लेकिन अगर किसी एक देश की पारिस्थितिकी डावाडोल हुई तो उसका असर दूसरे देशों पर भी पड़ता है। और पिछले एक दशक में दुनिया को सांस का आधार माने जाने वाले अमेजन वन का वनाग्नि के कारण बड़ा नुकसान हुआ है और वनाग्नि से बचने के लिए सामूहिक रूप से कई कदम उठाने की ज़रूरत है। किसी भी वनाग्नि के पीछे सबसे बड़ा कारण वनों में घटती नमी होती है। हमने 1980 में वन प्रबंधन की शुरुआत की थी और एक वन नीति बनाई थी जिसका मूल उद्देश्य वनों की रक्षा करने के साथ उन्हें वनाग्नि से भी बचाना था। लेकिन पूरे 5 दशकों में ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि हम गर्व से कह सकें कि हमने वन नीति के बाद वन संरक्षण के बड़े कदम उठाए हैं। उसका बहुत बड़ा कारण यह है कि हमने वनों में जन भागीदारी शून्य कर दी है। पहले जब भी वनों में आग लगती थी तब गांव आग बुझाने के लिए जुटते थे। एक गांव का दायित्व यदि आग बुझाना होता था तो दूसरे गांव के लोग उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था करते थे। लेकिन हमने जन भागीदारी वाली वन प्रबंधन की नीति खत्म कर दी है और वनों की प्रजातियां आज एक दूसरे संकट से भी जूझ रही हैं। पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण से वन की परिभाषा में उन प्रजातियों का बेहतर स्थान होता है जो संबंधित वातावरण के अनुकूल हों, जो मिट्टी पानी को जोड़ सकें और वहाँ की जलवायु के प्रति अनुकूल हों। आज सब बदल गया है। हमने अपनी पूरी वन नीति में वनों की परिभाषा में जो सबसे बड़ी चूक की है वह यह है कि हमने स्थान विशेष के लिए वृक्षों को परिभाषित नहीं किया है। उन्हीं वृक्षों के संरक्षण और उनको लगाने की बात ज़रूरी है जो वहाँ की पारिस्थितिकी के अनुकूल है। वो इसमें प्रजातियों के सर्वाइवल प्रतिशत का ज़्यादा मान नहीं होना चाहिए। असल में इसे ज़्यादा महत्व देकर प्रजातियों को थोपने की कवायद ने प्रबंधन तंत्र को संकट में डाल दिया है। पिछले 3-4 दशकों में सागौन के वन में ने पूरे हिमालय के तराई क्षेत्र को घेर लिया था, जो कि यहाँ की स्थानीय प्रजाति नहीं थी। उत्तराखंड में अकेले 8 लाख हेक्टेयर भूमि में चीड़ के वन हैं, जिसमें बार बार आग लग जाती है, जिसे रोकना किसी के बलबूते की बात नहीं है। वनों में लगी आग से वन्य पशु, एक तरह से हम कह सकते हैं का पशु पक्षी का भी तो नुकसान होता ही है। वन भूमि भी लाल मिट्टी में बदल जाती है, जो वनस्पति की स्थानीय प्रजातियों को पनपने नहीं देती। एक चीड़ का औसत ऊंचाई एक तरह से 15 से 1800 मीटर के ऊपर नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज उसकी ऊंचाई 25,000 मीटर तक पहुंच गई है, 2500 मीटर तक पहुंच गई है। साथ ही उसे 1000 मीटर से नीचे नहीं होना चाहिए, लेकिन आज उसने निचले इलाकों में शाल के वनों को ले लिया है। इसकी आक्रामकता का एक बड़ा कारण बन जाती है। हमें सबसे पहले इन वनों में नमी को बरकरार रखने की कोशिश करनी चाहिए। वनों के बीच में जल छिद्र, ट्रेंचेज आदि से इस नमी को बरकरार रखा जा सकता है। शीतकालीन वर्षा लंबे समय तक सतही गर्मी को बनाकर रखेगी, तो इसका सीधा असर उस आग पर भी पड़ेगा जो बिना रोक टोक आगे बढ़ती चली जाती है। इसके अलावा वन पत्तियों को स्थानीय और आर्थिक उपयोग में लाने के लिए काम होना चाहिए। अगर यह स्थानीय लोगों की भागीदारी से होगा तो शायद हम काफ़ी हद तक इस पर आग पर अंकुश लगा सकेंगे। हैस्कोक ने वर्ष एक तरह से 2009-10 में एक प्रयोग किया था जिसमें करीब 44 हेक्टेयर वन भूमि में जल छिद्रों की कल्पना की गई थी। इस प्रयोग से प्राकृतिक वनों की वापसी तो हुई ही, साथ ही नदी के पानी की वापसी भी हुई।
इसमें नमी के कारण वनों ने आग नहीं पकड़ी। आज इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि ऐसे प्रयोगों को बड़े आंदोलनों के रूप में वन क्षेत्रों में फैलाना चाहिए, जहां यह एक तरफ पानी समेटने का बड़ा कारण बनेगा, वहीं दूसरी तरफ दावानल को भी हरा पाएगा। हमें नहीं भूलना चाहिए कि वनाग्नि की घटनाएं पिछले 3 दशक से ज़्यादा बढ़ी हैं। इसके बहुत बड़े कारण में एक हमारी प्रबंधन नीतियों का कमज़ोर होना भी है, क्योंकि मात्र वन विभाग से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह इस वनाग्नि से निपट पाएगा। स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़ाना ही शायद हमारी सही वन नीति का हिस्सा होना चाहिए। तो इस प्रकार की जो आग लगने की घटनाएं हैं वनों में, वो कम की जा सकती हैं भागीदारी से। एक तरह से लोगों की अगर भागीदारी इसमें सुनिश्चित हो जाए तो अनिल प्रकाश जोशी ने, जो कि पर्यावरणविद हैं, उन्होंने निश्चित ही हम कह सकते हैं एक मुख्य विषय उठाया है और वनों की अग्नि का। तो इसके बाद हम चलते हैं अपनी एक छोटी सी कहानी की तरफ, जो कि हम निरंतर आपके सामने अमर उजाला की तरफ से रखते आ रहे हैं। तो एक बार क्या हुआ कि एक दिन देवर्षि नारद भगवान श्री नारायण के दर्शन के लिए पहुँचे। उन्होंने प्रश्न किया भगवान से कि देवी भगवती को प्रसन्न करने के क्या उपाय हैं। तो भगवान नारायण ने कहा कि देवर्षि आचार प्रथमो धर्मम, तो यानी कि आचार ही प्रथम धर्म है। भगवती की आराधना करने वाले को सदैव सदाचार का पालन करना चाहिए। वह आयु, धन और संपत्ति बढ़ाता है और इससे सुख की प्राप्ति होती है। उपासक को ब्रह्म मुहूर्त में जागकर आचार संबंधी नियमों का पालन करना चाहिए। प्रातः स्नान के बाद संध्या वंदन तथा गायत्री का जाप करने वाला ब्रह्म की अनुभूति से अनूठा सुख संतोष प्राप्त करता है, उसे भगवती का आशीर्वाद मिलता है। भगवान नारायण ने आगे कहा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि लोगों को धर्म में जीवन बिताना चाहिए, दुष्टों की संगति त्याग कर प्रतिदिन दान देते रहना चाहिए। दया के समान कोई पुण्य नहीं है और हिंसा के समान कोई पाप कर्म नहीं है। जो सभी प्राणियों के प्रति दया भाव रखता है, अतिथियों को संतुष्ट करता है, वृद्ध और माता पिता की सेवा करता है, उस पर देवी भगवती शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं। देवी भगवती एक स्थान पर कहती हैं कि मनुष्य को भाग्य तथा पुरुषार्थ दोनों का आदर करना चाहिए, और क्योंकि बिना उद्योग किए एक तरह से कार्य सिद्ध कैसे हो सकते हैं। तो निश्चित ही देवी कृपा पाने के जो उपाय हैं वो भगवान नारायण ने हमें बताए हैं, तो उनका पालन हमें निश्चित ही करना चाहिए और प्रभु की एक तरह से जो कृपा है और उसे प्राप्त करना चाहिए। तो निश्चित ही हम कह सकते हैं कि यह एडिटोरियल एनालिसिस जो कि मैंने आपके सामने रखी है, अमर उजाला फ्रंट पेज की खबरें रखी हैं, चाहे उसमें अंतर्राष्ट्रीय देश विदेश की खबरें रखी हैं, तो निश्चित ही क्या सेशन यूपीएससी, एसएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए निरंतर ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। और निरंतर हमारे साथ बने रहिए कटिंग चाय में, और हम आपके लिए निरंतर लेकर आते रहेंगे इसी प्रकार की अमर उजाला की थ्रू आउट एनालिसिस। धन्यवाद, नमस्कार।